नमस्कार दोस्तों। एप्टेट एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में प्राध्यापक धीरज बुने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एप्टेट एजुटेक के इस करियर टॉक के सीरीज में हमने अभी तक अमरावती के देश भर के सभी नामी गिरामी हस्तियों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच एक ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी उपस्थित है जिन्होंने एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ और काफ़ी सेक्टर्स में जो है यहाँ पे अपना अहम योगदान दिया है। मूलतः हार्दिक कक्कड़ सर, इनका मैं सबसे पहले एप्टेट एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे हार्दिक कक्कड़ सर का यहाँ पे स्वागत किया जाए। हार्दिक कक्कड़ सर जो है यहाँ पे मूलतः द निवम द स्कूल के डायरेक्टर है, संचालक है। साथ ही टीचर्स को ट्रेन करने से लेकर कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर बहुत से सोशल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से लेकर अरविंद जय कृष्णमूर्ति, इनकी जो थॉट है, आइडियोलॉजीज है, उसको अकेडमिक्स लेवल पे इम्पार्ट करने का रिवॉल्यूशनरी मोमेंट जो है हार्दिक सर ने यहाँ पे लॉन्च किया है। और साथ ही एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जो फिलोसॉफिकल, एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल हर डायमेंशंस पे बोल सकते हैं। अभी आने वाले इंटरव्यू में आपको एक उनकी झलक मिल ही जाएंगी। तो हार्दिक कक्कड़ सर के एक वर्साटाइल पर्सनालिटी जैसी आज व्यक्तिमत्व आज हमें मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। तो सर आज के सेशन को हम शुरू करते हैं सर। तो सर मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप निवम द स्कूल के संचालक हैं। आपके लिए रियल एजुकेशन क्या है, सही शिक्षा क्या है, आपके हिसाब से शिक्षा के मायने क्या होते हैं? ओके। तो आपने जिस तरह से बोला कि मैं काफ़ी सारे फिलोसोफर्स से और उनके ख्यालात से वाकिफ़ हूँ, तो आई वुड रादर यू नो कंडेंस इट टू अ सिंपल स्टेटमेंट। जो हम लोग बोलते हैं ना कि शब्द अलग होते हैं मगर मैसेज एकदम एक रहता है। तो जनरली हर व्यक्ति का मतलब यही है कि एजुकेशन एक इस तरह से रहना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में वो काम आए। ओके। अब ज़िंदगी में वो काम आए, उसमें ज़िंदगी का डेफिनेशन लोगों ने अलग दिया हुआ है एंड काम का डेफिनेशन अलग दिया है। तो जनरली उनका बोलना यही है कि एक फुलफिलिंग लाइफ आपकी रहनी चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बस काम किए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, बहुत सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि जनरल ट्रेंड ज़िंदगी में यही होता है कि एट द एज ऑफ 50-60 सडनली आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ करना है। एंड फिर वो टाइम पे लोग यूजुअली तीर्थ यात्रा पे निकल चलते हैं। क्यों ना एक आपकी ज़िंदगी पूरी एक तीर्थ यात्रा ही रहे। क्योंकि 50-60 की उम्र में जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो वापस आके उनको यही समझ में आता है कि जो चाहिए था मुझे वो यहीं पे था, इसके लिए कहीं यात्रा के लिए जाना नहीं पड़ा। तो वो चीज़ अगर आपको शुरुआत में ही मिल जाती है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक्चुअली समाज के लिए हो और इंसानियत के लिए हो। आज के डेट में सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को इम्पोज किया है हमारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? ओके। ये एक अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले स्टार्टेड बिकमिंग वेरी कंट्रोवर्शियल। मतलब पहले तक उसके जो सिद्धांत थे और जो लॉजिक से वो पॉलिसी बनाई गई थी वो काफ़ी स्पष्ट थे, काफ़ी क्लियर थे एंड काफ़ी फोरसाइटेड थे। मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्यूचर। एक इतना सा ही उसमें एक सेंटेंस डाल सकना कि हर 5 साल में ये पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा एंड रिव्यू करने के बाद में हो सकता है इसे रिवाइज किया जाएगा। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। क्योंकि उसके पहले का जो पॉलिसी था वो करीबन 60 साल से चलते आ रहा था। तो ये इतना आउटडेटेड पॉलिसी हम लोग अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसमें एक ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना इज़ ऑल्सो फिनोमिनल। कमिंग टू द लॉजिक बिहाइंड इट एंड द सेंस बिहाइंड इट। अब प्योर सेंस में अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिसी है वो ये बोलता है कि एजुकेशन हरदम फ्लेक्सिबल रहना चाहिए एंड यूज़फुल रहना चाहिए। अब यूज़फुल यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि अपडेटेड रहना चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है कि आप सब लोग जब तक के कॉलेज वगैरह ख़त्म करके वर्ल्ड में जाते हैं तब तक के जो जॉब और जो काम के लिए आप तैयार हुए थे ऑलरेडी जा चुके, दे आर नो मोर इन द मार्केट। आज की भी परिस्थिति कुछ यही है कि आप कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे दो, कोई भी डिग्री ला लो, बाय द एंड ऑफ इट
वो जिस चीज़ के लिए वो आपको तैयार करता है वो ऑलरेडी मार्केट से जा चुका है। सो करना तो क्या करना, तो अल्टीमेटली ये रहना चाहिए कि एजुकेशन एक आपको हेल्प करे एक लाइफ टाइम तक के क्यूरियोसिटी प्रोटेक्ट करने का। एंड बिकॉज एज चिल्ड्रन वी आर ऑल वेरी क्यूरियस। हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हमको हर सवाल का जवाब चाहिए रहता है। 10 सवाल पूछते हैं, 50 सवाल पूछते हैं, लोगों को पेस्टर करते हैं, परेशान करते हैं, बट जवाब लेके रखते हैं। तो ये चीज़ अगर आपके साथ में बरकरार रही इवन इन योर कॉलेज डेज एंड उसके आगे जॉब के टाइम पे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ट्रेमेंडस रेट से सीखना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें क्या क्या किया है, तो पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंस और एक व्यक्तित्व डेवलप करने के लिए चॉइसेस 9th स्टैंडर्ड से देना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ साथ में वोकेशनल वगैरह के भी ऑप्शंस रहते हैं, मगर आप मतलब अगर आप चाहो तो कुछ एज के बाद से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग वगैरह ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। दीज आर वेरी एम्पावरिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत छोटे एज में आपको समझ में आता है कि आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो लिमिटेशंस अगर क्लियर हो गए तो रियल लाइफ लिमिटेशंस रिमूव होने का एंड एक फिक्शनल और एकेडमिक लाइफ के लिमिटेशंस रिमूव होने का बहुत बड़ा अंतर होता है। एकेडमिकली आपको हर कोई बोलता है कि अच्छे मार्क्स ला लो तो अब सब कुछ हो जाएगा, बट रियल लाइफ चीज़ें, अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो डू आई नो हाउ टू फिक्स इट। जंगल में अगर सपोज ट्रक ब्रेक डाउन हो गया या बस ब्रेक डाउन हो गई एंड आपको उतरना पड़े, कैन यू गॉट बैक होम अलोन बाय योर सेल्फ? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जब चीज़ें अगर हम लोग को समझ में आती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग को इच्छा होती है कि स्कूल में पढ़े, हम लोग को इच्छा होती है स्कूल के लिए भी कुछ वापस करें। टुडे इफ़ यू गो टू सी कि अच्छा, आप में से ही अगर मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि ये सब कोर्स वगैरह सब कुछ होने के बाद में आप वापस टीचर बनना चाहेंगे? प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एजुकेशन ये एक सेक्टर है जो आपको बनाता है और उसको रीपे करने के लिए हम लोग के पास में कुछ नहीं रहता। तो वो चीज़ अगर रीपे होती नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन सफर्स। मतलब आप ऑलरेडी सफरिंग साइड में हैं, क्योंकि आपके पहले के जो जनरेशन्स थे वो लोग टीचिंग फील्ड में नहीं आए, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग डेल्ट विद इन द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अमरावती की फर्स्ट ग्रीन स्कूल है नीवम द स्कूल, तो ये ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट क्या है? ओके, सो ग्रीन स्कूल का ऐसा रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल टर्म। जैसे कुछ ऐसे गवर्निंग बॉडीज़ होते हैं, जैसे गृहा हो गया एंड ऑल दीज बॉडीज़, ये लोग ग्रीन स्कूल या ग्रीन बिल्डिंग का जो सिस्टम है इन्होंने वेस्टर्न साइड से पिकअप किया है। अपने यहाँ पे पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग्स थे, जो मिट्टी के बिल्डिंग्स थे, जो बाम्बू से बने रहते हैं, पत्थर से बने रहते हैं। हम लोगों के जो पुराने किले वगैरह है उसमें चूना, गुड़, छाछ, ये सब चीज़ें डाली जाती थी। एंड इससे जब बिल्डिंग बनती है तो इसका सीमेंट चूने के हार्डनिंग से तो बनता ही है, बट उसी के साथ साथ में जो गुड़ और छाछ आप यूज़ करते हैं उसमें फंगस डेवलप होता है और वो फंगस की वजह से एक इंटरनल नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ लिविंग सीमेंट एंड अ लिविंग जॉइनिंग बॉन्डिंग एजेंट। तो वो उसके वजह से इसीलिए किले वगैरह इतने स्ट्रांग रहते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे वी अनफॉर्चुनेटली हैड टू डू अ हाइब्रिड ऑफ बोथ द थिंग्स, बट फिर भी वो जनरल सेंस में देखा जाए तो इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे पावर कंजम्पशन कम से कम रहता है। वो बिल्डिंग अगर 600-800 साल बाद अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई रिपेयरिंग नहीं है, तो वो बिल्डिंग जब कोलैप्स होगी तो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कुछ हार्म हो। द लास्ट फैक्टर इज दिस कि ये सब जो पार्ट हो गए ये सस्टेनेबिलिटी के पार्ट्स हो गए। सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई भी उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है या फिर डैमेज नहीं हो रहा। द थर्ड पॉइंट इज प्रोपोगेशन, मतलब नुकसान नहीं होना, ये नेगेटिव से ज़ीरो तक आने का एक नज़रिया है, बट ज़ीरो से पॉजिटिव कैसे जाएंगे? तो उसमें हम लोगों ने प्लांट्स कुछ ऐसे लगाए हैं, उसका इकोसिस्टम इस तरह से डेवलप किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स अट्रैक्ट हो। मतलब रात को अगर हम लोग कभी ऐसे ही चक्कर मारने के लिए जाते हैं तो 12-1 बजे के आसपास में नीलगाय वगैरह अंदर आके घास वगैरह खा रहे हैं ऐसे दिखता है। तो वेरी फ्रीली एनिमल्स रोम अराउंड। अभी
थोड़ा बहुत वॉल्स वगैरह आएंगे तो उसकी वजह से ये चीज़ कम हो जाएगी, बट बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। ये बहुत सारे आते हैं हम लोग यहाँ, इतने बड़े बड़े खरगोश आते हैं दिस साइज। सर ये जो आपका कंसेप्ट है ग्रीन स्कूल का, और साथ ही इसको लेकर पेरेंट्स के मन में आज के डेट में एक क्रेज़ होता है कि हमारे बच्चों को 100% मार्क्स मिले, 90 प्लस मार्क्स मिले। क्या ये ज़रूरी है एक इंटेलेक्चुअल सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए उसको बहुत अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है, या फिर उसका लर्निंग ज़रूरी है? आपके लिए क्या ज़रूरी है? मेरे लिए और मेरे मन में तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट करने की एक चाहत। क्योंकि आप अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, वेरी सिंपल। अब इसमें स्कूल का क्योंकि आपने पर्सपेक्टिव लिया, तो उसमें देर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी दैट यू माइट फाइंड यूजफुल। वो एवरेट रॉजर्स करके स्टैटिस्टिशियन था, उन्होंने एक थियोरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक ऐसा दिया था। तो इट्स क्वाइट कॉमन, आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। बेसिकली व्हाट इट टॉक्स अबाउट इट्स ट्रेंड्स। हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। एंड फिर बाद में हम लोगों ने हिस्ट्री को देख के ये समझा है कि चीज़ें गोल घूमती है, बट गोल घूमने के भी दो तरीके होते हैं, वन इज सर्कुलर एंड द अदर इज स्पाइरल। वी आर मूविंग इन अ स्पाइरल मोशन। कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें वापस आती है। तो आज के दुनिया में ये जो एजुकेशन है जहाँ पर हम लोग क्यूरियोसिटी को आगे लेके बढ़ते हैं और लर्निंग को आगे लेके बढ़ते हैं, ये बहुत जल्दी अब पेरेंट्स को समझ में आने लग गया है। तो आई शिफ्टेड हियर इन आई थिंक 2016 और समथिंग। 2016, 17, ऑलमोस्ट 18 तक के ऐसा होता था कि हम लोग पेरेंट्स को समझा समझा के थक जाते थे कि व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन एंड बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहना चाहिए। बट आज के तारीख में अगर हम लोग वही चीज़ अगर वापस बोलते हैं तो देयर आइज लाइट अप। गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं वो तो रोने लगते हैं, ये अगर हम लोगों के बचपन में मिला रहता तो बहुत नेचुरली हम लोग अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो लर्निंग इज डेफिनेटली ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट। सर जे कृष्णमूर्ति अरविंदो स्कूल ऑफ एजुकेशन क्या है? क्या इनके थॉट प्रोसेस थे जो आप इम्पार्ट करना चाहते हैं? सो एज आई सेड कि ऑल ग्रेट पीपल से द सेम थिंग्स। शब्द अलग होते हैं, डेप्थ अलग होता है, मीनिंग और सेंस मोर और लेस कॉमन ही रहता है। तो कृष्णमूर्ति का माइंडसेट ये था और मिशन ये था, ऐसा बोल सकते हैं कि ही वांटेड टू सेट मैनकाइंड अनकंडीशनली एंड कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक कंडीशनिंग नाम की चीज़ पे बहुत ज़्यादा टॉक्स दिए थे और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होते थे। उनका हरदम ये बोलना रहता था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सीखते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप अनकॉन्शियसली सीखते हो। तो ये जो अनकॉन्शियसली सीखी हुई चीज़ें जो होती है, दीज आर कॉल्ड कंडीशनिंग। मतलब पेवलोव का एक्सपेरिमेंट पता होगा, डॉग्स वाला, जो सलाइवा वाला, घंटी बजाते थे और फिर बाद में खाना देते थे, एंड फिर बाद में घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी लाड टपकती थी। तो ये सेम चीज़ हम लोग के साथ में रोज़ होता है, एवरी डे। अगर आप एक ऐसे घर में जाते हो जिसकी दीवारें लाल है, तो दूसरा घर अगर आप देखते हो उसके दीवारें अगर पीली है तो आपको वो घर नहीं लगता है, क्योंकि अब आपको लाल घर की आदत पड़ चुकी है। तो ये जो है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी सुपरफिशियल एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग। इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। हम लोग को हर बार बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का, राइट? काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने। मेडिटेशन के टाइम पे आप क्या करते हो? खाली दिमाग रहना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बचपन में सुनते आते हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट और असर कुछ अलग ही पड़ता है। बट द मोर यू थिंक अबाउट इट, फिर हम लोग को हर बार हर चीज़ में वो घंटी बजती है एंड वी रियलाइज़ कि अरे हाँ, ऐसा तो था नहीं, या फिर ऐसा था। तो जितने आप ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे तो धीरे धीरे इसके पर्दे खुलते जाते हैं। बाय द एंड ऑफ इट, जब कोई पर्दे बचेंगे नहीं,
देन यू कैन से दैट यू आर एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली फ्री। ठीक है, तो ये कृष्णमूर्ति की सोच थी। अब श्री अरबिंदो और मदर इनके तरफ आते हैं तो इनका आश्रम पौंडीचेरी में है। ओरोविल करके उन्होंने एक ह्यूमन लेबोरेटरी सेटअप की है, अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। देर आर मोर देन आई थिंक 158-160 कंट्रीज से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब करीबन 160 कंट्रीज से लोग आए हुए हैं और वहाँ पे बसे हुए हैं। एंड दे आर कंडक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। योगा को हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों को मेडिटेशन कैसे करवा सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ों में, आर्चरी में, हॉर्स राइडिंग में, हर चीज़ में उनके अलग अलग रिसर्च है। जस्ट फूड ऑल्सो। तो उनका बेसिस ये था कि ऑल लाइफ इज़ योगा। ठीक है, हम लोग जो करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, वो एक्चुअली योगा नहीं, वो योगासन है। एंड जो बाकी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, ऑल दैट इज़ योग। तो योग जब हम लोग बोलते हैं, इट मीन्स अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट है, इट शुड बी ऑफ योर माइंड, हार्ट, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। ठीक है, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ द स्पिरिचुअल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, तब आपको कोई मूर्ति, फोटो, मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनकी एनर्जीज को टैप इन करने की। आप हाउ मेनी ऑफ यू आर आर्टिस्ट? पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग आप करते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने पेंट ब्रश उठाया एंड आपको टाइम का सेंस ही नहीं रहा? यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ, है ना? म्यूजिक कोई बजाता है, गाने गाता है, शावर सिंगर्स, बाथरूम सिंगर्स। तो कभी ऐसा हुआ है कि टाइम का लॉस हुआ है आपके साथ में? ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज देर इज समथिंग मच हायर देन यू फिजिकली, जिसके साथ में आपका जब कनेक्शन जुड़ता है तो आपका फिजिकल लिमिटेशन चले जाता है। उतने समय के लिए आप जो अपने आप को समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप बन जाते हो। द सेम थिंग हैपन्स विद क्रिकेटर्स, एथलीट्स, जो बोलते हैं कि आज तो बहुत फॉर्म में थे, तो ये यही चीज़ होती है। एंड दिस इज़ वॉट श्री अरबिंदो एंड मदर फोकस ऑन, कि वाई नॉट बी दैट लार्जर सेल्फ ऑल द टाइम। उनका वो लक्ष्य। सर, आपने काफ़ी किताबों का अध्ययन किया है, काफ़ी पर्सनालिटी से आप मिले हैं। ऐसी कोई पर्सनालिटी है व्यक्तिगत तौर पे आपको काफ़ी इंस्पायर्ड करती है, प्रभावित करती है? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आई हैव मेनी इंस्पिरेशंस। मैं पहले ये बोलता था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इज द आइडियाज। बट देन द थिंग इज के आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड बाय पीपल। बाय द एंड ऑफ इट, वो लोग को अगर आप याद करते हैं या देखते हैं तो काफ़ी सारे आपके लोग दिमाग में आते हैं। तो पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल्स एंड सोशल सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे हैव इंस्पायर्ड मी। एक धामापुर करके एक गांव है मालवन के पास में, तो वहाँ पे एक सचिन देसाई करके व्यक्ति है, वो एक स्कूल विदाउट वॉल्स ऐसा चलाते हैं, या फिर स्यमंतक नाम की एक जगह है। तो उनके तरफ से मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने का एंड रीडिस्कवर करने का इंस्पिरेशन मिला। बिकॉज बहुत सिंपल सा एक इंसिडेंट था कि आई वॉज शोइंग इन पिक्चर्स ऑफ आर स्कूल, क्योंकि अब कैसा है कि थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल बनाते हैं तो वो शो ऑफ करने में भी मज़ा आता है, बिकॉज इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स ऑफ कन्वर्सेशन एंड फिर बाद में डिस्कशन कोई भी दिशा में जा सकता है। तो उनको मैं फ़ोटोज़ बता रहा था एंड आई वॉज शोइंग इन किसी एक पूरी दीवार है आर्ट की, जहाँ पर हम लोगों ने पूरा वायरली पेंटिंग किया हुआ है, क्योंकि हम लोग ट्राइबल आर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, करेज चिल्ड्रन। एंड उसी को लेके हम लोगों ने ये बोला कि वी विल ऑल्सो एजुकेट द चिल्ड्रन के ट्राइबल्स होते कौन है, आदिवासी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि ये आपके कोई काम का नहीं। क्यों? तो वो बोले क्योंकि वारली तो आपके यहाँ के है ही नहीं। वारली लोग जो है वो तो थाने के पास में रहते हैं, आपके यहाँ पे जो रहते हैं वो गोंद और कोरकू रहते हैं, तो आपको तो गोंड आर्ट या कोरकू का आर्ट करना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ, बट देन उसका बेसिस इज़ वेरी फॉल्टी। तो तब से मैंने एक लेवल और डेप्थ का बढ़ा दिया कि जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो वो उस लेवल तक रिसर्च होना चाहिए कि हम लोग को सच में उसकी उपयोगिता या उसका बेसिस मिलना चाहिए। सो ही इज़ वन पर्सन। फिर मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, हम
जो कि साइंस टीचर एक मुरली सर करके थे, तो ही यूज टू ऑलवेज बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग उस एज में, तो इवन नाउ ही इज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द पीपल हु ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू रिमेंबर अबाउट दैम। यहाँ अमरावती के भी बहुत सारे, एक वाघमोड़े सर है, कलंदरी सर है, तो आई हैव मैनी इंस्पिरेशन, एक व्यक्ति नहीं है। आपके पसंदीदा लेखक कौन है? किसको पढ़ना आप पसंद करते हैं? Okay, so if you are looking for a philosophical answer, then this is a very wrong question to ask. One of the writers who I really like reading is Owen Colfer, एक आयरिश ऑथर है। तो ओवन कॉल्फर की एक आर्टेमिस फाउल करके सीरीज़ है, इट्स अ फिक्शनल सीरीज, एंड कोई हैरी पॉटर वगैरह पढ़ा है, तो उसी के तरह फैंटेसी सीरीज ही है। बट व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस ऑथर इज़ कि उसके जितने भी ये बुक्स है, तो उसके जनरली प्रोटैगनिस्ट जो सेंट्रल कैरेक्टर है, दे आर ऑल वेरी, दे आर एंटी हीरोज। एंटी हीरो बोलने का मतलब कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं बट अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, एंड बाय द एंड ऑफ इट उनको समझ में आता है कि जो भी हुआ है वो निस्वार्थ तरीके से हुआ। तो ये इस तरह से वो बहुत अच्छे से उनके कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जेंडर डायनामिक्स को तो उन्होंने पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया है। मतलब हम लोग जो नॉर्मली विमेन आर वीक या मेन आर स्ट्रॉन्ग, या फिर मेन आर इनसेंसिटिव, विमेन आर सेंसिटिव, ये सारी जो चीज़ें, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने स्टोरीज़ में बहुत अच्छे से ब्रेक किया हुआ है। तो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग तो आपको एक बहुत ओपन वर्ल्ड महसूस होता है। मेरे समक्ष यहाँ पे एमबीए, मार्केटिंग, फिनांस, एचआर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर इन विद्यार्थियों को फ्यूचर में कॉरपोरेट में अच्छा करियर बनाना है, तो इनको क्या स्किल्स इनके पास होना चाहिए? अब जबकि आप कॉरपोरेट के ट्रेनर रह चुके हैं एमएनसीज वगैरह में, तो कौन से स्किल्स इन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने सीखने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए? सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू ब्रॉट दिस अप। नॉर्मली जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करता हूँ, तो मैं 2 टर्म्स पे स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करता हूँ इन द इंट्रोडक्शन, शुरुआत में। पहला है प्रोफेशनलिज्म एंड द अदर इज मैनेजमेंट। अब पहली बात तो ये है कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स रहने के ये सोच से आप क्या क्या सोच के आए थे मैनेजमेंट फील्ड में, या व्हाट ब्रॉट योर इंटरेस्ट टू दिस फील्ड? जस्ट 1 or 2 आंसर्स। दोस्त ने ले लिया इसलिए मैंने ले लिया? नहीं। व्हाट इंटरेस्टेड यू अबाउट मैनेजमेंट? how to manage our business. ओके, तो एक तरीका, एक टूल या एक पर्सपेक्टिव, ताकि आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंप्लीफाई करके हैंडल कर सकें। Yes, right. राइट? तो ये एक नज़रिया है। नाउ अदर पीपल मे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि मैनेजमेंट, ये जो शब्द है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये जो शब्द है, ये बहुत पुराना, प्राचीन शब्द है, एंड इट रेफर्स टू अ वर्ड कॉल्ड मेंजर। तो मेंजर को मैनेज करने वाला इज अ मैनेजियर या मैनेजर। ठीक है? तो मेंजर वो जगह होती है जहाँ पर हम लोग घोड़ों को रखते हैं, और मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो वो घोड़ों को मैनेज करता है। ठीक है? अब वो घोड़ों को मैनेज करने वाला जो व्यक्ति है, उसको उतनी संवेदनशीलता भी तो रखनी पड़ेगी ना कि वो घोड़ा मैनेज हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द हॉर्स इज एन एनिमल, इट इज़ नॉट अ थिंग, अ रोबोट। तो इसी तरह से when you also are at that stage, you have to understand that you are working with people. ठीक है? टिपिकली मैनेजमेंट कोर्स में एक एस्पेक्ट रहता है where you learn how to manipulate people, and it is knowledge is power. अब वो नॉलेज को आप किस तरह से यूज करते हैं या अब्यूज करते हैं, वो आपके हाथ में है। whether you want to manipulate people and still get the right thing done, or whether you want to manipulate people for your personal gain and fame, है ना? So these are things that you need to understand. The second term was professionalism. अब प्रोफेशनलिज्म का अगर वापस आप ओल्ड शब्द देखेंगे तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोफेस, एंड अगर आपने कोई पुरानी किताबें पढ़ी होगी
तो when we are talking about any kind of proposition from a girl to a boy or from a boy to a girl कि I want to marry you और I am in love with you, तो उस टाइम पे हम लोग ये बोलते हैं कि I profess my love for you. ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म का जो प्रोफेस आता है वो वहीं से आता है. तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू आर प्रोफेसिंग कि आपका जो विजन है उससे मेरा विजन अलाइन होता है, या आपके जो इंटरेस्ट है उससे मेरे इंटरेस्ट अलाइन होते हैं. तो द मोमेंट यू से दैट, जहाँ पर भी कोई सामने से आपको बोलता है कि आप जीन्स पैंट और शर्ट नहीं पहन सकते बिकॉज दिस इज नॉट प्रोफेशनल, आपका विजन, आपके विजन और मिशन में कहीं लिखा है कि जीन्स पैंट नहीं पहन सकते? So it has nothing to do with professionalism. As long as you are doing your work properly, as long as you are helping create and maintain a positive work culture, a positive work environment, you are doing your job, है ना? You are agreeing with the vision and mission. आपका विजन और मिशन ये बोलता है कि हर साल हमको इतनी इतनी जानें बचानी है, तो वो जान बचाने के लिए आप सूट और बूट पहन के तो नहीं जा सकते ना. यू हैव अदर थिंग्स टू डू. तो वहाँ पे दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर ओन रिसर्च, कि आप जो भी करने के लिए जा रहे हैं वो क्यों करने के लिए जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे और किस तरह से पड़ने वाला है. बिकॉज MBA स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोगों को एक ये रेयर इंसाइट होता है कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. इंग्लिश पे आपकी काफ़ी कमांड है, जैसे आपने मैनेजर और प्रोफेशनलिज्म ये शब्द का मूल ही बता दिया, ये किस तरीके से बने हैं. सर बेसिकली इंग्लिश का बहुत ज़्यादा लैक्यूना होता है आज के सोसाइटी में, फियर होता है. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश लर्निंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? मूवीज़ देख के, गाने सुन के, एंड स्पीचेस देख के, टेड टॉक्स देख के, ये सब चीज़ों से आपकी लैंग्वेज जितनी बदलेगी और इवॉल्व होगी, दूसरा कोई माध्यम आपको ट्रेन नहीं कर सकता. दी बुक्स आर वेरी गुड फॉर मीनिंग, वोकेबलरी, लिटरेचर, ऑल दीज थिंग्स, बट दे वॉन्ट टेल यू हाउ टू स्पीक. ठीक है, उससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको उच्चारण कैसे करना है, आर्टिकुलेट कैसे बनना है, ये आपको लोगों को सुन के ही पता चलेगा. बुक्स देख के आप ये समझ सकते हो कि वाह क्या सही शब्द चुने हैं कोई चीज़ व्यक्त करने के लिए, राइट. बट it is only a talk or it is only a movie that will show you the impact of that thing. ठीक है, तो मूवीज़ अच्छी देखना, ये गली बॉय वगैरह ये ऐसे मूवीज़ मत देखना. फॉर्चुनेटली अभी एक ये ट्रेंड चल रहा है कि एवरी मंथ वी फाइंड एटलीस्ट वन गुड मूवी दैट इज़ कमिंग इन. चंदू चैंपियन वॉज अ वेरी गुड मूवी. अभी भी वो कौन सी लगी हुई है, सरफिरा, द वेरी गुड मूवी. तो ये ऐसे हर महीने कोई तो भी कम से कम एक अच्छी मूवी निकल रही है, तो ये मूवीज़ आप लोगों ने देखनी चाहिए. 12th फेल वॉज अ वेरी गुड मूवी. तो इंग्लिश में व्हेन यू कम टू इट, लिंकन वगैरह, रॉटन टमेटोज इज़ अ वेरी गुड साइट. रॉटन टमेटोज पे अगर आप जाएंगे एंड इफ़ यू सर्च फॉर द बेस्ट मूवीज़, तो इट इज़ लाइक योर मेडिसन. पहले आपको बहुत कड़वा लगेगा, वो सब मूवीज़ आप देखेंगे तो आप सो जाएंगे, बोर होगा, ये सब होगा. बट 10 मूवी देखने के बाद में आई कैन गारंटी यू कि आपके मूवी देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा. यू विल चेंज द वे यू लुक एट मूवी. ठीक है, सो रॉटन टमेटोज इज़ अ वेरी गुड साइट फॉर रिव्यूज़, एंड वो रिव्यूज़ जहाँ पर आपको 80% रिव्यू रॉटन टमेटोज का दिखेगा, तो मतलब वो बाकी सब जगह पे 100 and 110% वाले मूवीज़ है सर. यहाँ पे उपस्थित स्टूडेंट से मैं निवेदन करूँगा, अगर सर से वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ प्रश्न हैं MBA, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह, तो वो पूछ सकते हैं. Hello, sir. First of all, तो thank you so much to coming up to Apted Educate. थैंक यू. And sir, my question is कि जैसे कि सर ने आपसे पूछा कि ग्रीन स्कूल की कंसेप्ट आपकी है क्या, मेरा क्वेश्चन है कि कंसेप्ट आई कहाँ से? ओके, सो पहली बात तो ये है कि ये स्कूल्स, मतलब ये स्कूल बनाने के लिए वी विजिटेड अ लॉट ऑफ स्कूल्स, एंड क्योंकि
मैं आया उसके पहले एक हम लोग के पास में डिज़ाइन तो थी स्कूल, बिकॉज आई जॉइन प्रिटी लेट। मैं 2016 में ज्वाइन हुआ, स्कूल 2011 से शुरू हो गई थी। तो 2016 में फिर जब मैं वापस आया अमरावती में, तो देन ऑटोमेटिकली फैमिली को एक एक्स्ट्रा हैंड मिल गया, तो देन थिंग्स लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ऑल वेर पॉसिबल। सो आई सॉ द डिज़ाइन एंड कहीं तो भी मुझे एक ऐसा एम्प्टीनेस महसूस हो रहा था कि यार इससे स्कूल तो बन जाएगी, बट देन अपने को जो स्कूल के थ्रू करना है वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा क्या। सो इन आर्किटेक्चर देर इज़ अ सर्टेन डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड, जिसमें आपको विजन, ओरिएंटेशन एंड एक ब्रीफ आइडिया कि आपको वो बिल्डिंग से क्या करना है, वो चीज़ आपको लिख के देनी पड़ती है। आई कैन नॉट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट टर्म फॉर इट ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट वो बनाने का हम लोगों ने डिसाइड किया। ऑब्वियसली दैट ऑल्सो वॉज सजेस्टेड बाय अ फ्रेंड एंड अ रिलेटिव। तो वो रिलेटिव खुद भी आर्किटेक्ट है, उन्होंने बोला कि ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो वो जब बना रहे थे तो इट क्लिक्ड कि यार इफ़ वी डोंट हैव आवर ओन आइडिया, तो हम लोगों को कम से कम कुछ बिल्डिंग्स विजिट करने पड़ेंगे, कुछ स्कूल्स विजिट करने पड़ेंगे। एंड जितना हम लोगों ने विजिट किया उतनी वो आइडिया क्लियर होते गई। उसी के साथ साथ में गवर्नमेंट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लाइक दे डोंट अलाउ, सॉरी, दे ऑलवेज से दैट यू हैव टू मेक अ पक्का बिल्डिंग। पक्का बिल्डिंग अपने डेफिनेशन के हिसाब से होता है टिम्बर मतलब लकड़ा, सीमेंट, मेटल एंड पत्थर, तो ये सब एंड ब्रिक्स। अब इसमें से पत्थर का के साथ में काम करने वाले लोग कम हो गए, बिकॉज मशीन एंड ब्रिक्स हैव मेड थिंग्स चीपर। फिर बाद में जो ये है टिम्बर है, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कितने पेड़ काटेंगे आप। तो जो बचता है दैट इज़ मेटल, मतलब इतना गर्म होगा कि यहाँ पे अमरावती के जैसे शहर में तो यू विल कम आउट कुक्ड। एंड जो बाकी रहते हैं दैट इज़ सीमेंट एंड ब्रिक्स। करना तो ब्रिक्स और सीमेंट से ही था। तो उसमें फिर और रिसर्च किया कि ये ब्रिक्स को कैसे ओरिएंट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को एक इंसुलेशन मिले। तो अभी हम लोग के पास में जो बिल्डिंग है उसमें एक रैट ट्रैप बॉन्ड करके एक मॉडल यूज़ किया है, जो लॉरी बेकर, एक गांधी से इंस्पायर्ड आर्किटेक्ट है, यूके से ही केम टू इंडिया एंड सेटल्ड इन इंडिया। एंड उन्होंने ये डिज़ाइन करके दिया था कि क्रॉस ईंटें अगर आप ऑल्टरनेटली रखते हैं तो एक ईंट की ऑल्टरनेट गैप होती है एंड इन जनरल वो दीवार हॉलो होती है। तो उसके वजह से बाहर और अंदर के बीच में कम से कम 8 से 10 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है। तो समर में भी अब एक्चुअली सीन कि 47 वगैरह जब बाहर रहता है तो अंदर 38 के ऊपर नहीं जाता है टेम्परेचर। तो ये सब रिसर्च करके ही हुआ है। सर नेक्स्ट इज व्हाट्स इज योर एम एंड विजन्स आफ्टर 5 years and 10 years? मेरा या स्कूल का? आपका ही स्कूल के बारे में। सो हम लोग एजुकेटर्स के बीच में ना देयर इज वन सेइंग, इट सेज कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज रियली रेडी द मास्टर डिसअपीयर्स। सो मेरा भी कुछ यही सोचना है स्कूल को लेके कि इफ़ आई एम डूइंग द राइट थिंग्स एंड इफ़ आई एम डूइंग थिंग्स करेक्टली, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर मेरी ज़रूरत स्कूल में चले जाए। तब मैं स्कूल में अपने इंटरेस्ट से आऊँगा एंड आई विल कम टू द स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू कम टू द स्कूल विच आई एम एनीवेज डूइंग राइट नाउ। बट मेन ये है कि वो रिक्वायरमेंट जब चले जाती है ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग को इतने सारे डायनेमिक्स दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर्स भी रन करते हैं, बच्चे भी रन करते हैं, हर कोई व्यक्ति जो स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ है वो मिल के वो स्कूल चलाते हैं। अभी अगर हम लोग कृष्णमूर्ति के काफ़ी सारे स्कूल्स देखेंगे तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कभी कभी दादी भी आ जाती है क्लास लेने के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्लासेस लेते हैं वो लोग, कभी कभी उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं। धामापुर के जो सचिन देसाई जिनका मैंने नाम लिया, उनके यहाँ पे तो जो ईंट जुड़ाई वाले रहते हैं वो आके क्लास ले लेते हैं कि ईंट की जुड़ाई कैसे करते हैं। तो एजुकेशन हैज़ नो लिमिट। तो दिस इज़ व्हाट आई फोरसी हैपनिंग इन अमरावती के होपफुली हम लोग जो आइडियाज़ पर्कुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से एक स्कूल नहीं सारी स्कूल्स बदल जाएगी एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग इन अभी जैसा हम लोग बोल रहे थे कि सेम इंटरेस्ट एंड सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग जब जुड़ जाते हैं देन समथिंग फिनोमिनल हैपेंस। तो होपफुली like-minded people will join us and we'll together form an educational ecosystem in Amravati जिसमें हर किसी का डेवलपमेंट हो, कोलैबोरेट।
instead of competitive. थैंक यू सर. काफ़ी सस्टेनेबल आपके हर चीज़ के ऊपर पहलू के ऊपर आपके जवाब थे. ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट काफ़ी मज़ेदार था. कम्युनिकेशन को लेकर इंग्लिश मूवी देखने का जो आपका सजेशन था निश्चित तौर पे ये था. जे कृष्णमूर्ति, अरबिंदो जी, इनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी आसान शब्दों में सर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. और लास्ट में जो आपने बात कही, जो सुमित ने आपसे पूछी कि 5 साल बाद आपका क्या मिशन है, और एज अ एजुकेटर आपका ये बोलना है कि मेरा ये मिशन है कि 5 साल बाद मुझे स्कूल में जाना ही ना पड़े, बिना टीचर के नहीं क्या बच्चे पढ़े सीखे. ये वाकई में एक काफ़ी बोल्ड और रिवॉल्यूशनरी आपके तरफ से एक चैलेंज, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आने वाले एजुकेटर्स को, एजुकेशन सिस्टम को आपने दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस प्रेरणादायी और काफ़ी क्रिएटिव मार्गदर्शन के लिए, शेयरिंग के लिए. इसके बाद मैं एप्टेड एजुटेक के चेयरमैन डायरेक्टर टोंगसे सर से निवेदन करूंगा कि हार्दिक कक्कड़ सर का उस स्वागत सत्कार सम्मान करें. डेफिनेटली सर, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए. थैंक यू. अरे बहुत सारी चीज़ें हुई. अरे बाप रे. डेफिनेटली. थैंक यू. ए- एक तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही आत्ता इथे बोलताना ग्रीन बिल्डिंगबद्दल बोललात, एज्युकेशनबद्दल बोललात. तर हे टोगसे पाटील बिल्डकॉन सोल्युशन्सबद्दल अजून मला वाटतं आपल्याला पूर्ण माहिती नसेल मिळाली. हां, आपण बोलू नंतर. थोडक्यात सांगतोय. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिलचा सुद्धा टोंगसे पाटील बिल्डकॉन मेंबर आहे. आणि ॲज ए आर्किटेक्ट, म्हणजे ही कंपनी ॲज ए आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून ऑल ओव्हर इंडिया आणि ॲब्रॉड ते काम करते. आणि आपण ग्रीन बिल्डिंगचं प्लॅनिंग पण करतो आहे. डिझाईन्स वगैरे ग्रीन बिल्डिंगसारखं आपण आपल्या इथे होतं आहे आपल्या कंपनीमध्ये. इवन ही जी बिल्डिंग आहे, ही बिल्डिंग 100% ग्रीन बिल्डिंग म्हणून नाही आहे, कारण त्यानंतर काही प्रॅक्टिकल पॉईंट असतात वेळेवर करायचे, त्यामुळे तसं नाही करतात. पण जसं कॅव्हिटी वॉल तुम्ही बोललात, या बिल्डिंगच्या पश्चिम आणि दक्षिणेच्या कॅव्हिटी वॉल आहेत सर्व. ते जसं तुम्ही म्हणाल ना, डबल वॉल असतं ती, तर ही डबल वॉल आहे. तर आता तुम्ही हे इंजिनिअरिंगची मुलं आहेत, तर तिकडले हे इकडची पश्चिमेची जी भिंत आहे ती तुम्हाला खूप जाड दिसत असेल ना, तर ते इतकी मोठी जाड नाही आहे. ती डबल वॉल आहे, बाहेरून एक आणि आतमध्ये एक, मध्ये गॅप आहे एक 6 इंचाची. त्यामुळे ती अशी वाटतं. आणि ती याच्यासाठी आहे, ती ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट जो असतो, हीट रेजिस्टन्स ॲटोमॅटिकली व्हायला पाहिजे. आणि बाकी असतो ते वास्तुशास्त्र जे मधातच आलेलं आहे, ते ॲक्च्युली वास्तुशास्त्र त्याला ते हे जे ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट आहे आपल्या बिल्डिंग प्लॅनिंगमधला, आणि त्यानंतर तो रिलेटेड आहे सूर्यप्रकाश आणि हवा, सूर्याची दिशा, याच्या पलीकडे काही नाही आहे. या 3च बाबी काम करतात आणि त्यावर आपण बिल्डिंग प्लॅनिंग करतो. आणि तोच कन्सेप्ट ग्रीन बिल्डिंग मध्ये आहे. तर ग्रीन बिल्डिंग नंतर आलेलं आहे. पण आपले जे जुने किल्ले आहेत किंवा ज्या जुन्या बिल्डिंग्स आहे बघितल्या असं,
तर त्यामध्ये अगदी छोटे छोटे बाबी आहेत, तसे ते छिद्र दिसतात किंवा खिडक्या असतात. त्यावेळेस ते ग्रिल वगैरे नव्हते ना, तर दगडाच्या जाळ्या आहेत. दगडाच्या जाळ्यांचे जे छिद्र आहेत असे गोल गोल, ते बाहेरून मोठं आणि आतून छोटं, म्हणजे अशा प्रकारे, म्हणजे ती जी हवा येतं बाहेरून ते जोराने येते आणि ते सॅन्क्रोनाइज होऊन आतमध्ये निघतं, ती थंड बनतं. त्यावेळेस पंखे नव्हतेच, ते त्या प्रकारे त्या दगडाच्या त्या घरांना वगैरे थंड आतमधलं थंडावा तशी पोहोचायची. हा आहे ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट. तर ह्या ज्या बाबी आहेत, तर ह्या ग्रीन बिल्डिंगमध्ये आहेच. आपण तो एक भाग आहे. आणि दुसरा एक गमतीचा भाग तुम्हाला तर सांगायला मला काही त्याच्यात कमीपणा वाटणार नाही, सर्वांनाही माहिती होईल. एखाद्याच बोललो असेल मी यांच्यासमोर, माझ्या बोलण्यामध्ये असतं चालू. अभ्यास करताना तुम्ही किती त्यामध्ये असं मन ओतून अभ्यास करता की अगदी भान विसरून जाता, यावर सर बोललेत. किती लोक, कोणी हात वर केला होता का मग सांगा बरं? हां, की तू केला होता पेंटिंग करताना ना? पेंटिंग करताना भान विसरून गेली होती. कुठलं पेंटिंग होतं? हां, बरं. अच्छा, सुशांत सिंग तुला आवडला होता. छान. छान. आता नाही आहे ना तो? हां, बरं झालं गेला. नाही तर हिची आफत झाली असती ना. इतकं मन लावून पेंटिंग काढलं आणि हात तो गेल्यानंतर काढलं का? बरं बरं. ट्रिब्यूट. काय झालं, मॅट्रिकची परीक्षा मी जेव्हा दिली 74ला, तर पासआउट झालो फर्स्ट क्लासमध्ये. मेरिटमध्ये यायला पाहिजे होतं, पण काही घटना अशा होत्या की ते नाही झालं. ठीक आहे. प्री सायन्सला गेलो, ते होते मराठी मीडियमची बॅच, मॅट्रिकची लास्ट बॅच आहे. त्यानंतर सर्व ते काळकाम विवेक गेलं आणि हे सर्व ट्रिग्नोमेट्री नवीन गणित आलं आहे. प्री सायन्सला गेल्यानंतर तर मराठी मीडियममधून इंग्रजी मीडियम. मग ते इंग्रजी मीडियममध्ये मला काही समजत नव्हतं. म्हणजे मला ते ब्युरेट आणि पिपेट आणि ते टायट्रेशन हे शब्दच नव्हते, कारण ते मराठी होतं ना पहिले. ते सर्व ते आम्हाला ते टेस्टिप बेबीज माहिती होतं, टेस्टिपमध्ये ते काय करायचं, ते त्याला टायट्रेशन ते असं नव्हतं. मग वर्गाच्या म्हणजे वर्ष गेलं, हे सारं डोक्यावरून जात होतं. टॅन थिटा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रँगल, तर त्या ट्रँगलमधलं, आता ते ट्रँगल तर आपण इकडे शिकलो होतो, पण ते नंतरचं जे नवीन गणित. परीक्षा आली, परीक्षेमध्ये प्रॅक्टिकलमध्ये तर आमचे सारा म्हणजे सुरुवातीपासूनच गावातच मोर्शीमध्ये मी फेमस होतो, की हुशार विद्यार्थी म्हणून. त्यामुळे सर्व कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर सर्व टीचर्स आमच्या प्राध्यापकांना वाटायचं टोकसे म्हणजे हुशार, अतिहुशार. तो अतिहुशार आहे यांना माहीतच नाही, हुशार हेच माहिती आहे. आमच्या मोर्शीमध्ये आता तूच ही आहे ना, ते विद्यार्थीकडे मोर्शी वगैरे तू बघितला आहे, तिथे तर रामजी बाबाचं मंदिर आहे वरुड रोडवर, अगदी रोडवर आहे आपला, मोर्शी रोडवर, गाव सोडता. माहिती आहे, गेली आहे कधी? मोठं मंदिर आहे. त्या मंदिरामध्ये त्या रामजी बाबाची अशी एवढी मूर्ती संगमरवरी आणली होती का यांनी, आणि ते बसवणार होते. कोणीतरी त्याचा फोटो काढला आणि तो पासपोर्ट साईजचा फोटो मला मिळाला. त्याच्यापूर्वी शाळेत असतानापासून ड्रॉइंग काढायची मला खूप हौस होती, म्हणजे खूप पोस्टर्स रंगवणे वगैरे सारा. तर मी ड्रॉइंगचा म्हणजे फार परीक्षा तर पास आहेच, तो भाग वेगळा, इंटरमिजिएट वगैरे सारा झालेला आहे चांगल्या. तो फोटो काढायची लत, म्हणजे तो डेव्हलप करायची लत लागली, लतच म्हणतोय मी त्याला, म्हणजे तो मॅडपणा असतो अगदी, की तो छोटा फोटो ड्रॉइंग शीटच्या आकाराचा डेव्हलप करायचा पेन्सिलने. आणि लाईन तर नव्हतीच त्यावेळेस, माझ्याकडे कंदील होता. कंदिलाच्या उजेडात मी आपलं ते बसायचं ते चित्र काढत, म्हणजे दिवसाही रात्री. ते रात्रीचंही मी 10-10 वाजेपर्यंत ते चित्र काढत. तसा अभ्यास करायला कधीच जागलो नाही. ते चित्र काढताना दिवसन रात्र ते चित्र आणि ते करत, आणि नंतर पेपरला जायचं 10:30 वाजता पेपर आहे म्हणून. अख्ख्या प्री सायन्सच्या साऱ्या विषयामध्ये मला फक्त प्रत्येक थिअरीमध्ये 2 किंवा 1, 2, 0 आणि 3 एवढेच मार्क होते. नापास झालो तुम्ही प्री सायन्सला. प्रॅक्टिकलमध्ये सरांनी फुल मार्क होते आणि थिअरीमध्ये 0, 2, 1. आणि त्याचं बदौलत काय होते, हे भान विसरून ते रामजी बाबाचं चित्र काढत बसलो होतो. म्हणजे एवढं ते विसरून गेलो होतं ते चित्र तयार करण्यामध्ये,
कारण हुबेहूब जसं आपण आहे तुम्ही तसा फोटो तो डेव्हलप करायचा हे मला स्किल जुळलं होतं आणि ते फोटो डेव्हलप करण्यामध्ये मी अगदी विसरून गेलो. आणि ते विसरून गेल्यानंतर तो फोटो तर काढला, पण त्या परीक्षेत माझे 12 वाजले, मी नापास झालो ना. प्री सायन्सला नापास झालो आहे. मग डबल परीक्षा जेव्हा दिली त्यानंतर पास झालो. मग ते इंजिनिअरिंगला वगैरे इकडे आलो तर थ्रोट फर्स्ट क्लासच आहे, तो प्रश्नच नाही. पण भान विसरून ते फोटो काढणे, पण त्या फोटोने म्हणा किंवा त्या ती जी मूर्ती आहे, ती जी दैवी शक्ती असेल, तिनं मला काही कमी ठेवलं नाही. नापास झाला तर गेला गड्डीवर, असे असे चान्सेस येत गेले आणि जे आहे ते इथपर्यंत पोहोचलो. तर ते भान विसरूनच काम करायचं, पण मी केलं तसं नका करू, हे मला सांगायचं आहे. भान विसरून अभ्यास करायचा आहे, भान विसरून काम करायचं आहे, पण इतकं भान नाही विसरायचं का जे हातात आहे ते आपल्या हातातून निसटून जाईल. कदाचित त्या घटनेमुळे माझ्या आयुष्याची पूर्ण कलाटणी बसली असती. म्हणजे त्यानंतर त्या वर्षी अगदी मी विहिरी खोदायला जाणे वगैरे, शेतावर जाणे, मजुरीला जाणे चालू केलं होतं. आणि संपली होती माझी लाईन इकडली, अभ्यासाची लाईन कट झाली. आणि ज्यावेळेस म्हणजे मॅट्रिकला येईपर्यंत जे काय आता समवयस्क मंडळी असते जे शेतीवर मजुरी काम करायचे, आता मी त्यांच्यासोबत, तर ते मला चिडवायचे त्यावेळेस, अरे काय तू जास्त मस्ती करतो. कारण माझ्यात घमेंड खूप होती तेव्हाही, म्हणजे होतो चांगला पण घमेंड होती अभ्यासाची. तू जास्त जे करतं, तुला काही दिवसानंतर आमच्यासोबतच यायचं आता शेतावरच काम करायला. मी त्यांना सांगायचं की मी नाही येणार तुमच्यासोबत कधीच, मी माझं पण हा जो इन्सिडन्स घडला होता त्या इन्सिडन्सनी आज ते ईश्वरी साथ म्हणा किंवा माझ्या नशिबात होतं म्हणून मिळालं म्हणा, म्हणून तो मार्ग पलटला आणि इथपर्यंत आलो. अदरवाईज तिथून त्या दिवशी पूर्ण आयुष्याला कलाटली बसली असती, सरळ शेतावर कामाला मजुरीला जावं लागलं असतं. तिकडंच मोर्शीत राहिलो असतो मस्तपैकी काहीतरी विहिरी खोदत, कोणाच्या नागर ओढत. म्हणून तुम्हाला ते एवढं सर्व सांगायचं कारण एवढंच आहे की भान विसरून काम करायचं, भान विसरून अभ्यास करायचा, पण इतकंही भान नाही विसरायचं तर त्याची आपल्या भविष्याची जाण या भान विसरताना खरी की खोटी हे त्याचं पडताळणी करण्याचं आपल्याला नक्कीच लक्षात राहिलं पाहिजे, समज असली पाहिजे. हा संदेश आहे. थँक्यू.